हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज गरिमा गोयल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज की क्लास में हम करेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं कहूंगी सब बच्चे इस एनसीईआरटी किताब को निकाल ले। ठीक है, आपको पता है कि पेपर इसी से ही आया था, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे कि इस बार अगर फिग की बात की जाए, अंजीर की, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, नोबडी नोज। मुझे ऐसा लगता है कि एंटी ने सवाल देखा था एक रील को देखकर। आजकल एक रील ना, मेरी मदर इन लॉ कुछ दिन पहले मेरे से आई थी, बेटा अंजीर क्या नॉनवेज होता है क्या, उसमें क्या किसी के अंडे होते हैं? मैंने कहा हाँ मम्मी जी, अंडे तो वो होता है वैस्प के। तो कहती फिर तो वो नॉन वेजिटेरियन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रील्स और शॉर्ट्स का परछावा है ना, ये एनटी के ऑफिस तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये चीज डेफिनेटली कहीं नहीं लिखी हुई है, बट क्वेश्चन आया है। तो बेटा आप जो रील्स देख रहे हैं, जो आपके आसपास चल रहा है, आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज एवरीवेयर। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में लेट स्टार्ट विद एनसीईआरटी। तो कुछ ऐसी चीजें बेटा जो हमें शुरुआत से करते चलनी है चैप्टर वाइज, और सब बच्चे अपना होमवर्क मुझे दिखाया करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बताना है आपने। तो बेटा करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहां पे मैं एनसीईआरटी लिख रही हूं। अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे होता है, आपने मेरी क्लास की, ये देखिए ये क्लास है, क्लास में मैंने नोट्स पढ़ाए प्लस मैंने एनसीईआरटी रीडिंग कराई। ये काम तो आपका क्लास में हो जाएगा बच्चों, इतना काम आपका क्लास में। मैंने नोट्स लिखवाए, मैंने टॉपिक समझाया, और फिर मैंने एनसीईआरटी रीडिंग कराई उस पैराग्राफ की। जैसे कि मान लो मैंने ब्रायोफाइट्स किए, ठीक है, यस मैंने ब्रायोफाइट्स किया। तो ब्रायोफाइट्स मैंने पहले नोट्स लिखवाए, उसके डायग्राम्स बनाए जितने भी थे, वो सब कराया। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की। अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है एनसीईआरटी में। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का टॉपिक है, ये टॉपिक है, यही एक्सप्लेन किया मैम ने, ये रीडिंग की। अब यहां पे आपने जहां पे भी बिकॉज एंड देयरफॉर है, अब एनसीईआरटी में जब भी आप रीड कर रहे हैं, जहां पे भी एनसीईआरटी में बिकॉज या देयरफॉर लिखा है, उसे एक ब्लू कलर के मार्कर से, ब्लू कलर के हाइलाइटर से मार्क कर ले, हाइलाइटर से मार्क कर ले ब्लू कलर के। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों करें हम, ये भी बताइए मैम। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि बेटा जहां पे बिकॉज एंड देयरफॉर होता है एनसीईआरटी में, वहां से मैक्सिमम असर्शन रीजन क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी कि आप यहां से पहले ही दिन से अपने असर्शन रीजंस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, प्लस बेटा यहां से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इनके रीजंस भी दिए होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत से, मैंने आपसे कहा था कि आप नई एनसीईआरटी जरूर रखिएगा। अगर आप नई एनसीईआरटी रखेंगे तो आप उसे अपने हिसाब से हाईलाइट कर पाएंगे। ठीक है, प्लस दूसरी चीज, अब देखो एक और चीज बताती हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है, यहां पे खाली स्पेस है। अब इस टॉपिक को देखो, इसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, ध्यान से देखना। During copulation, semen is released by the penis into the vagina called insemination. ये एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा है, बट आप साथ में इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप फ्लो चार्ट? अगर आप नीट का पेपर इस साल का एनालाइज करें तो उसमें क्रोनोलॉजिकल इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ब्रायोफाइट्स के, टेरिडोफाइट्स के, कब गेमीटोफाइट बना, गेमीटोफाइट बनने के बाद स्पोरोफाइट कब बना। ऐसे ही बेटा हर जगह पे इवेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इस साल प्लांट किंगडम से बना, हो सकता है अगले साल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बने। ठीक है, तो इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको फ्लो चार्ट हर टॉपिक के साइड में बनाना है। दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि ये तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते एक बार इनका फ्लो चार्ट भी बनाना है, जिससे कि आपको एनसीईआरटी के मेन वर्ड्स याद रहे। ठीक है, अब यहां पे जैसे फ्लो चार्ट बनाना है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, इंसेमिनेशन। What is the first step? Insemination. अब इंसेमिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन आप ब्रैकेट में लिखें। फिर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन। तो यानी कि इसके बाद स्पर्म कहां जाएगा, सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद स्पर्म कहां जाएगा, यूट्रस में, और यूट्रस से कहां जाएगा, एम्पुला फिलोपियन ट्यूब। ये देख रहे बच्चे मैम ने कैसे बनाया। तो ये वाले अगर आप फ्लो चार्ट्स एनसीईआरटी में बना लेंगे
तो आपकी इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद बनाया है। और जो बच्चा खुद बनाता है उसे याद रहेगा, क्योंकि ये आपने बनाया ना बेटा। समझ रहे हो बात को? अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते चलोगे तो बताओ फिर सवाल आएगा कहां से? यहीं से तो आ रहा है सवाल, यहीं से तो कंफ्यूजन हो रही है। ये तो आसान टॉपिक था, बट ब्रायोफाइट्स हमसे नहीं हुआ और ना हमने इस तरीके से नोट्स बनाए थे। तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि बेटा जब आप अब शुरू कर रहे हैं बैच में तो आपने इसी तरीके से बनाना है। यू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमने इवेंट बेस्ड क्वेश्चन भी साथ के साथ प्रिपेयर कर लिए, इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने साथ के साथ प्रिपेयर कर लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने साथ के साथ प्रिपेयर कर लिए, और असर्शन रीजन। अब तीसरी चीज हमें क्या करनी है एनसीईआरटी में, देखिए जो भी हमारा डायग्राम है तो हम यहां पे एक बुकलेट बनाएंगे विच इज कॉल्ड डायग्राम बुकलेट। ठीक है, यस। अब डायग्राम बुकलेट क्या है? जितने भी डायग्राम्स हैं एक रफ तरीके से आपको सबकी लेबलिंग आनी चाहिए, एग्जैक्ट डायग्राम की। माना इतना सुंदर हम नहीं बना पाएंगे, बट हम एक ऐसा सा सिंपल सा ऐसा सा भी बना दो, बट उसकी लेबलिंग आपको एग्जैक्टली वैसे ही करनी है जैसे एनसीईआरटी की लेबलिंग है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लेबलिंग करनी है। तो इससे क्या होगा, साथ की साथ डायग्राम, इवेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो गए और एनसीईआरटी रीडिंग भी हो गई, और समझा तो मैं दूंगी क्लास में। समझ आया कैसे करना है? यस, बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। अब एक और चीज करनी है बेटा, हमें दो बड़ी बड़ी शीट लेनी है, इसके अलावा शीट्स, और ये शीट्स आपके स्टडी टेबल पे पेस्ट होनी चाहिए। ये स्टडी टेबल पे आपके पेस्ट हो जानी चाहिए डे 1 पे, आज ही पेस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, चार्ट पेपर ले लो, यस एक बड़ा चार्ट पेपर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आज ही पेस्ट हो जानी चाहिए। अब इसमें क्या करना है देखो ध्यान से, अब इस शीट में क्या लिखना है। जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे एनसीईआरटी से और अपने सिलेबस में, हर जगह आपको कुछ फुल फॉर्म्स मिलेंगी, हर चैप्टर में फुल फॉर्म्स मिलेगी। जैसे अभी हम लिविंग वर्ल्ड करेंगे तो लिविंग वर्ल्ड में ICZN, IUBN ये आती है नहीं आती है? ठीक है, ये सारी आती है, फुल फॉर्म्स आती हैं, और फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आते हैं जो अब लास्ट में भटकते हैं कि कोई हमें फुल फॉर्म करा दे, कोई हमें इसमें बेस्ड क्वेश्चंस करा दे, और हर साल फुल फॉर्म पे एक क्वेश्चन नीट में आ जाता है। ठीक है, तो बेटा अब चैप्टर वाइज, जैसे कि आपने वहां पे लिखा लिविंग वर्ल्ड, और जितना भी आपने एनसीईआरटी रीडिंग किया, जहां जहां पे आपके फुल फॉर्म्स आई वो आपने खुद से बनाना है इस बार पूरे 32 चैप्टर का। अब आप किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे नोट्स के लिए, आप किसी भी दीदी भैया से शॉर्ट नोट्स नहीं मांगेंगे, बिकॉज आप खुद बनाएंगे फ्रॉम डे 1। You will not be dependent on any दीदी भैया, any other teacher. You will be dependent on yourself. You make your notes. जब आप खुद से एक शीट बना लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, सामने चार्ट है, वहीं पे खड़े होके लिख दो, अलग से कुछ मत बनाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे 32 चैप्टर की फुल फॉर्म्स यहां पे लिखे होंगे। जस्ट रिवाइज देवी, है ना बच्चे? अच्छा आइडिया है ना? तो मैं भी इस साल ऐसे ही आपको आइडियाज बता रही हूं कि आपका टाइम भी बचे और आपके नोट्स शुरुआत से बनते चले, जैसे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ऐसे बेटा मैं आपसे कहूंगी, अब पता नहीं, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट का ज्यादा बताना नहीं चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है आपको सेम ऐसे केमिस्ट्री में भी करना चाहिए। अगर सर ने एल्डिहाइड कराया है, ठीक है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, उसमें जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपको चैप्टर वाइज शुरुआत से लिखने चाहिए। तो उससे क्या होता है बेटा, अपने ना जो लास्ट का 1 महीना होता है जब आपने रिवाइज करना होता है वो आपको मिल जाता है, और आपको पता है कि आपके नोट्स है, आपने लिखा है, किस तरीके से समझ के लिखा है ये आपको पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। एक तो होगा फुल फॉर्म और दूसरा हो गया हमारे साइंटिस्ट। बेटा चैप्टर्स लाइक प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, वहां पे साइंटिस्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग, या किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं बोला। तो जिन चैप्टर्स में, जैसे कि आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, वहां पे बहुत साइंटिस्ट है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए में, तो आपने शुरुआत से साइंटिस्ट और उसकी डिस्कवरी सामने सामने लिखते जाना है।
सामने सामने लिखते जाओ, बस सामने सामने लिखते जाओ। फुल फॉर्म्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो इससे क्या होगा, चैप्टर वाइज करोगे ना तो लोड नहीं आएगा। एक चैप्टर में 5 साइंटिस्ट है, बट जब लास्ट में अगर करने चलोगे 32 चैप्टर के तो थक जाओगे। तो इससे बेटा देखो, हमने हर तरह के क्वेश्चन कवर कर लिए, समझ रहे हो आप, हर तरह के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम टेक्निकली। हमने फुल फॉर्म कवर कर ली, हमने साइंटिस्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है, और हमने नोट्स बना लिए, हमने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली। हमने जब एनसीईआरटी रीड की तो बिकॉज ऑफ देयरफॉर से हमने असर्शन रीजन डिकोड किए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए, और जहां पे हमें पता है कि एक प्रोसेस बताई जा रही है, जैसे ह्यूमन फिजियो में बहुत सारी प्रोसेस है, वहां पे हमने इवेंट बेस्ड फ्लो चार्ट्स बना लिए। डायग्राम हम रफ प्रैक्टिस करेंगे बट सबके करेंगे, ठीक है बेटा। अगर ये सब चीजें आपने हर चैप्टर की नहीं की है तो टेक्निकली यू हैव नॉट डन एनसीईआरटी, यू हैव नॉट डन दैट बायोलॉजी का चैप्टर। ये आपकी चेकलिस्ट है फॉर एवरी चैप्टर। इफ दिस चेकलिस्ट इज नॉट डन, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इन बायोलॉजी इज अधूरी। मैं फिर आपको 350 प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी, 360 प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं तब आपको सिर्फ 310 ही मार्क्स दिला पाऊंगी, क्योंकि बेटा वो 50 नंबर ही तो होते हैं जो टॉपर को डिफाइन करता है ना बेटा, वो 50 नंबर ही तो हैं। यही तो वो डिफरेंस है, यही तो वो एक्स्ट्रा मेहनत है जो आपको 300 से 350 ले जाएगा। वरना तो 300 लाना, 370 लाना आम बात है बायोलॉजी में, बट वी नीड टू मेक आवर गेम सुपर सॉलिड, ठीक है बेटा। आउट ऑफ एनसीईआरटी आपने कहीं से नहीं करना है, मैम ही पढ़ाएगी। जितना मुझे लगता है कि ये जरूरी है वो मैं जरूर पढ़ाऊंगी। अभी जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो आप खुद कहेंगे कुछ टॉपिक में कि मैम काफी आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा है, जैसे कि प्लांट किंगडम, उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, बट मैं पूरा पढ़ाती हूँ क्योंकि उसके बिना बच्चे को चैप्टर समझ ही नहीं आ सकता, ठीक है बच्चों। यस, तो यही है बेटा, ये इस तरीके से आपने बायोलॉजी पढ़ना है। आई होप मैंने एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझा दिया कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, उसमें साथ में नोट्स कैसे बनाने हैं, हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाने, पूरी बुक को हाईलाइट नहीं करना है पूरी बुक को हाईलाइट नहीं करना है, बस हाईलाइट वहां करना है जहां से पता है कि मेरा सवाल बन सकता है। डोंट हाईलाइट द कंप्लीट बुक, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर बुक, हाईलाइटिंग द कंप्लीट बुक। ये मजे की बात नहीं है, ये सिंसेरिटी की बात है, ठीक है। तो ये देख लो, ब्लू हाईलाइटर ले लो या रेड हाईलाइटर ले लो, येलो हाईलाइटर ले लो, ये सब कर लो, ठीक है। देखो जहां न्यूमेरिकल डेटा आएगा, मैं भी क्लास में बहुत सारी टेबल्स बनाती हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ मैम टेबल आपकी सफिशिएंट है तो ठीक है, वरना बेटा आप अपनी टेबल भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी प्लांट साइकिल्स आएगी C3 C4, उनके डिफरेंस टेबल मैं कराती हूँ, जो पूरी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, पूरी सॉल्व कराती हूँ, तो काफी टैबुलर फॉर्म और नोट्स में ही मिल जाएगा आपको। जैसे 3 एल्गी है, तीनों के बीच का डिफरेंस हो गया, तो हमारे पास 3 क्लासेस ऑफ फंजी है, उनका डिफरेंस में टैबुलर फॉर्म में भी लिखाऊंगी, पहले डिटेल फिर रिवीजन में टैबुलर फॉर्म। सो टेक्निकली आपको सारे शॉर्ट नोट्स भी क्लास में ही मिलेंगे, ठीक है ना बच्चे। मैं इसी तरीके से, अब जैसे मैंने होमवर्क दे दिया, मैंने यहाँ पे आपको तीनों क्लासेस की टेबल बना कर दे दी, यहाँ पैरामीटर्स लिख दिया, और फिर मैंने कहा ये होमवर्क है, कल डिस्कशन होगा। तो आपको भी एक दिन मिलेगा कि अच्छा मैम ने ये होमवर्क दिया है, ये मुझे करना है, अगर मैंने सही किया तो कल मुझे सुबह मैच करना है, अगर मेरा बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया मतलब कि मेरा फंजी का टॉपिक डन हो चुका है, मुझे अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे एल्गी पूरा पढ़ा दिया, फिर उसकी टेबल बनाई, फिर होमवर्क दे दिया, एल्गी अब कंप्लीट करो। ऐसे ही मैंने साइकिल पढ़ाई, उन दोनों का डिफरेंस टेबल दे दिया होमवर्क में, तो होमवर्क भी मिलेगा क्लास में, और ऑन अ डेली बेसिस होमवर्क मिलता है क्लास में, ठीक है बच्चे। हाँ, ऑन द डेली बेसिस आपको होमवर्क मिलेगा क्लास में, जिससे कि आप लोगों के ऊपर एक छोटा सा प्रेशर रहे कि मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि अगले दिन सबसे पहला काम यही होता है, डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। हाँ, अगले दिन होता है डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। वेरी सीरियस क्लासेस, मेरे प्लानर में मेरी क्लास 1.5 घंटे की दी हुई है, बट भूल जाओ 2 घंटे 2.5 घंटे से कम नहीं होती, फिर पूरा चलेगा, ठीक है, आराम से। और प्लानर मैंने शेयर किया था, वापस शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं अभी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर करा दूंगी, अगर आप कहेंगे। बायो की क्लास में अगर किसी ने 2 घंटे से पहले ये बोल दिया ना मैम क्लास कब तक चलेगी, मैं उस बच्चे को ब्लॉक कर दूंगी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कोई भी बच्चा बिना होमवर्क के
अगली क्लास में नहीं पधारेगा। अगर आप क्लास में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं बहुत जल्दी। आई नो हु इज ईशा, हु इज साक्षी, आई नो किसको मैंने ऐड किया किसको नहीं किया, इस तरीके से मुझे सबके नाम पता रहते हैं। कनक हो गई, श्रेया हो गई, संजना हो गई, हीना हो गई, सबके नाम पता रहते हैं मुझे। तो इसलिए बी सिंसियर इन द क्लासेस। कोई भी स्पैम करेगा, आई विल ब्लॉक दैट चाइल्ड। मैं अपनी चैट्स कभी बंद नहीं करती क्लास में, क्योंकि मुझे लगता है यही एक ऐसी चीज है जिससे आप मेरे से कनेक्ट करते हैं और मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, हाँ, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। दिस इज नॉट अ मजाक, दिस इज नॉट अ यूट्यूब क्लास, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज 1 year tapasya, this is 1 year pariksham which I need from you every day. You cannot afford to miss even a single class. अगर आप एक भी मेरी क्लास मिस करें, इसका मतलब कि आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको आगे का चैप्टर समझ नहीं आएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉटनी, बॉटनी में बेटा बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आती है बॉटनी, ठीक है, यस। तो इसलिए आपने बॉटनी की क्लासेस तो बिल्कुल ही मिस नहीं करनी है। ऑन टाइम आना है, ऑन टाइम ही लीव करना है। जब मैम क्लास एंड करेगी आप भी तभी जाएंगे। बॉटनी में चाहे इंटरेस्ट बने ना बने, पढ़ना तो पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर ये सोच लेकर आओगे कि बॉटनी मुझसे नहीं होती, तो बेटा फिर मैं भी नहीं करा सकती। जब हार, कहते हैं ना, दिल के हारे हार है, दिल के जीते जीत, तो वही ना, अगर आप पहली हार के आ रहे हो मेरी क्लास में, तो मैं कैसे आपको जीत दिला सकती हूँ? सिर्फ गेम माइंडसेट का नहीं हो सकता ना, आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए, नहीं मैम मेरी समझा देगी, मैं 10 तरीके निकाल दूंगी तुझे समझाने के, पर तू हाँ तो बोल, तो कोशिश तो कर बच्चे। ठीक है, हाँ, बॉटनी में बहुत मजा आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। हमारे पास बहुत अच्छे 3D मॉड्यूल्स भी हैं जिन्हें मैं यूज करती हूँ समझाते वक्त, जैसे कि फ्लावर एस्टिवेशन। जो पिछले साल के बच्चों को उन्हें पता होगा, जब मैं एक पूरा पेड़ निकालती हूँ तो मैं पूछती हुई बता कौन सा एस्टिवेशन है, कौन सा इसमें प्लेसेंटेशन है, पूरा ऐसे पूछते हैं। और जरूरी नहीं है कि मैं 11th पढ़ा रही हूँ तो मैं 12वीं का सवाल नहीं पूछूंगी, मैं 12वीं पढ़ा रही हूँ तो मैं 11th का सवाल नहीं पूछूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी कोई भी सवाल पूछूंगी अगर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है तो। यस, अगर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया तो मैं कहीं से भी कोई सा भी सवाल पूछ दूंगी। सो यू हैव टू बी सुपर अलर्ट ऑल द टाइम। इस बीच में आपको लगता है कि मैम हमें पर्सनल, मतलब कि ये टाइम है कि पूरी क्लास मुझे लग रहा है कि कुछ इशू है, वो सेंस हो जाता है टीचर को, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सालों से पढ़ा रहे, ऑफलाइन भी मैं 4 साल पढ़ा चुकी हूँ, तो इतना बच्चे के, ठीक है मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रही, बट वो होता है ना, एक व्हाट्सएप मैसेज होता है कि के का मतलब होता है कि यार मामला खराब है, एक होता है कि ओके ठीक है हम सुन लेंगे, ठीक है, एक होता है ओके यानी कि ये हंसी वाला ओके है। तो कई बार ना लैंग्वेज, ये एक जज्बात होते हैं, तो ऐसे मैं भी समझ जाती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, यू आर कंफर्टेबल और नॉट, ठीक है, या आप नहीं कर पा रहे हो वाला टॉपिक, यू वांट मी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम। तो ये आपकी जो भाषा है ना, ये मैं समझ जाती हूँ। तो इसलिए ये चैट सेक्शन में आपसे कह रही हूँ ना, ये माध्यम है हम दोनों के बीच का, इसीलिए, है ना, ये देखो ये ऐसे समझ जाते हैं। अब तो तुम जेनजी हो, कोई नहीं, हम जेन वाई होंगे, बट समझ जाते तुम लोगों को। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ बच्चे, कि यहाँ पे 3 चीजें हैं और तीनों चीजें मैं आपकी देखूंगी आराम से। तो आज की इस क्लास में बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, और आगे की क्लासेस किस तरीके से चलेंगी। ठीक है बच्चे, अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चा आप लोग भी अगर हमारा अमेजिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सुपर ऑसम फैकल्टीज मिलेगी, तो हमारा बैच है विक्ट्री बैच, 4,999 रुपीज में है। इसमें बेटा आपको 45,000 का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इसमें पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फ्रॉम 0 to हीरो लेवल मिलेगा, एडवांस लेवल मिलेगा। फिजिक्स में आपके पास टीसी मैम और गौरव गुप्ता सर दोनों हैं। केमिस्ट्री में आपके पास हेमंत सर और एनडी सर दोनों हैं। एंड बायोलॉजी में मैं हूं पूरा, जो पूरा बायो पढ़ाऊंगी, एंड गार्गी मैम भी मेरे साथ पूरा बायो पढ़ाएंगी। ठीक है, तो बेटा आपको एक इसी
में 4999 में एक मॉर्निंग बैच भी मिलेगा और इवनिंग बैच भी है। जो बैच आप चूज करना चाहे वो कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोड आप यूज कर सकते हैं G2 माई मेंटोरशिप, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो डू लेट अस नो। अभी तो मैं वो सेशंस ले रही हूँ जहां पे बच्चों के कॉमन डाउट्स हम क्लियर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने कैसे है, एनसीईआरटी में कैसे शुरुआत से ऐसे तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़े कि चाहे क्वेश्चन इवेंट बेस्ड आए, असर्शन रीजन आए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, साइंटिस्ट पे आए, फुल फॉर्म्स पे आए, तो बच्चा शुरुआत से तैयार है। क्योंकि जितना आप खुद से नोट्स बनाएंगे वो गोल्ड नोट्स होते हैं, दूसरे के नोट्स दूसरे के होते हैं, आपके नोट्स आपके होते हैं। तो इसलिए शुरुआत से इस तरीके से पढ़िए कि आपको पता रहे कि मेरे से अच्छी एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए आज ही बैच ज्वाइन करें एंड मचाने के लिए तैयार हो जाए। बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 23rd May। थैंक यू।